हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबका मोस्ट वेलकम, राम राम शाह, जय श्री कृष्णा। सबका हार्दिक अभिनंदन है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे धन के बारे में। देखिए, धन पैसा ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। यहाँ तक कि सरकार है, उसको भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा के सरकार भी काम नहीं कर सकती। तो आज हम पढ़ेंगे धन विधेयक अर्थात मनी बिल। अब जो धन विधेयक है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 अर्थात 110 में इसका उल्लेख है। आप याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो 110 अर्थात 110 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वही इस बात को फाइनल करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब उसके द्वारा ये कर दिया जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसको करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं कि किस विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है। अब उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है संचित निधि या आकस्मिक निधि। दो निधि होती हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। अर्थात इनमें किसी प्रकार का धन जमा करना, धन को निकालना, ये सारा का सारा भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। किसी प्रकार के नए टैक्स को लगाना, किसी प्रकार का नया टैक्स लगाना, उस टैक्स की मात्रा को बढ़ाना या उस टैक्स की मात्रा को घटाना, ये भी इसी के तहत ही आता है। सरकार कई बार सरकार चलाते समय सरकार को कुछ ऋण या कर्ज की ऋण या उधार लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है। उसको पुनः पटरी पर चढ़ाने के लिए कुछ धन लेने की आवश्यकता होती है। तो जब सरकार को इस प्रकार के कार्य करने होते हैं तो इस प्रकार के कार्यों को भी अर्थात सरकार को जब ऋण या कर्ज वगैरह लेना पड़ता है तो ये काम भी धन विधेयक के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। अब किसी पैसे को निकालकर खर्च करना, यानी कोई पैसा आपने निकाला खर्च करना और उसको संचित, इस प्रकार के पैसे को निकालकर जो खर्च किया जाता है ये भी संचित निधि के ऊपर ही भारित किया जाता है। तो ये मुख्य बातें हैं जो धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। अब इसकी कुछ हम विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को घोषित करता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। उसका फैसला ही अंतिम होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। अगला पॉइंट यह है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है। अब ये जो लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया और पारित करने के बाद में राज्यसभा में इसको भेज दिया गया, तो राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा कोई संशोधन करती है, कोई सुझाव देती है और लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है उसको माने या ना माने, लेकिन अगर 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है, 15वें दिन ये स्वतः ही पास हो जाता है। तो राज्यसभा इसमें हालांकि कुछ सुझाव दे सकती है, उन सुझावों को मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। देखिए, इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। मुख्य रूप से सारी की सारी पावर एक प्रकार से लोकसभा के हाथ में ही होती है। राज्यसभा को तो एक प्रकार से इसमें एक परामर्शकारी संस्था बना दिया गया है, बाकी इससे ज़्यादा कोई उसका इसमें योगदान नहीं है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पेश होता है, यानी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से इसकी अनुशंसा अर्थात स्वीकृति ले ली जाती है। राष्ट्रपति पहले इसकी परमिशन दे देता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। देखिए, धन विधेयक के जो मैटर हैं उनमें राज्यसभा से अधिक पावरफुल लोकसभा को बनाया गया है, ताकि इस प्रकार के कोई इशू आए देश के सामने तो जल्दी से उनको सोल्व किया जा सके, क्योंकि राज्यसभा के अंदर फिर उसको बिल को भेजेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। इस प्रकार उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो धन विधेयक मामले पर लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है राज्यसभा की तुलना में। तो मैं आई होप इनको आप बहुत अच्छी तरह समझ होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।